नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एबीपी न्यूज पर आज उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव की महाकवरेज लगातार जारी है, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटें हैं, जिसपे सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला जारी है। शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे तक की अगर बात करें तो 48% मतदान भी हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आज आई, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई है लखनऊ कोर्ट से। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा को जमानत मिली है, जिसके बाद इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। 1-2 दिन में जेल से रिहा हो जाएगा आशीष मिश्रा, ये कहना है उनके वकील का भी। लखीमपुर में गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। वकीलों के मुताबिक 1-2 दिन में वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के सहारनपुर में रैली करने के लिए पहुंचे। योगी ने जनसभा में मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दंगों की याद दिलाई और अखिलेश और जयंत की जोड़ी से सावधान रहने की सलाह भी दी डाली। आज जब अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आपके पास आई है, आज मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 साल के बाद आज हम सब ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। पिछली सरकारें सपा की रही हो या बसपा की, उन सरकारों में उन्हें जब यहां पर बिजली नहीं दे पाए थे तो उन्होंने इसे डार्क जोन भी घोषित कर दिया था। भाइयों बहनों, वे अंधेरे में रहने के आदी थे, उन्होंने सहारनपुर को डार्क जोन घोषित किया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डार्क जोन से मुक्त करके 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया, डार्क जोन से मुक्त करवाया और सूखे हुए हैंडपंप को उखाड़ करके पाइप पेयजल के माध्यम से घर घर शुद्ध जल उपलब्ध कराने के एक नए कार्यक्रम को आगे करने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, जो लोग पहले यहां पर दंगा करवाते थे, कोई भूला नहीं होगा मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का सिख विरोधी दंगा, और कोई व्यक्ति कैराना और कांधला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भूल नहीं सकता। ये वही क्षेत्र है जहां पर कभी व्यापारी प्लान करता था। उस समय एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये 2 लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। तब इसके मुंह पर कभी नहीं निकला कि ये निर्दोष नागरिकों की हत्या क्यों हो रही है। एक तरफ नौजवान मारे जा रहे थे, एक तरफ नौजवानों की निर्मम हत्या हो रही थी, बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता थी कि सत्ता प्रायोजित अपराधी और आतंकवादियों के द्वारा, पेशेवर माफियाओं के द्वारा किस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये मुजफ्फरनगर का दंगा इसका जीता जागता उदाहरण था। पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, उस समय किस प्रकार की अराजकता थी। सरकार एक तरफ कर्फ्यू लगा करके, दंगा करा करके कर्फ्यू लगाती थी, पर्व और त्योहार नहीं मनाने देती थी, अव्यवस्था और अराजकता का तांडव कराती थी, और दूसरी तरफ पर्व और त्योहारों पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये वैक्सीन भाजपा वैक्सीन है, कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है,
आज उनको जवाब दीजिए। ये भाजपा, ये वैक्सीन, ये भाजपा वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है। और फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ ही भाइयों बहनों डबल डोज राशन का, डबल इंजन की सरकार ने डबल डोज राशन का भी सबको उपलब्ध करवाया है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जो कि सहारनपुर पहुंचे थे और सीधे सीधे निशाना साध रहे थे अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर, और जनता को याद दिला रहे थे 2013 के दंगों की। अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिजनौर, जहां पर अखिलेश और जयंत से बात की हमारे सहयोगी अजय दुबे ने। फर्स्ट फेज की आज के दिन वोटिंग, और अब एक तरफ वोटिंग है तो जो दूसरे चरणों में चुनाव होगा वहां नेता कैंपेनिंग के लिए निकले हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव, साथ में जयंत चौधरी आरएलडी के मुखिया निकले हुए इस समय बिजनौर में। और देखिए, पहले एक नजर दिखाता चलूं कि किस तरह का समर्थन मिल रहा है। ठीक बस के आगे जिस तरीके की भीड़ है बिजनौर में, एक छोटा सा कार्यक्रम, और उसके बाद जिस तरीके की भीड़ सड़कों पर निकल के आई है समर्थन के लिए। जो थीम सॉन्ग है दोनों पार्टियों के वो बजते हैं तो नाचते गाते ये समर्थक दिखाई देते हैं। अखिलेश जी, आपसे शुरू करते हैं, ये झूमते नाचते वोट लोग शुरू करते हैं, क्या ये वोट में बदलेंगे झूमते नाचते ये लोग? ये साइकिल और हैंडपंप का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। पहले चरण के चुनाव ने ये बता दिया है कि 10 मार्च के परिणाम का इंतजार नहीं करना है। 10 फरवरी को ही परिणाम आ जाएगा कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सफाई की बात कर रहे हैं सर, पहले फेज की आज के दिन वोटिंग है, और जो मुखिया हैं बीजेपी के, उन्होंने तो आपको भी घेरा है आपकी वोटिंग ना करने को लेकर। क्या आज वोट करना था, आप वोटिंग नहीं करने का, इस बात को आप देख ही रहे हैं लगातार। मुझे लगता है बीजेपी मेरी ज्यादा चिंता कर रही है। उन्हें को मेरी चिंता करनी बंद करो। आपने जो वोटर से झूठ बोला है 5 साल, जो हिसाब आपको देना है उसकी चिंता कीजिए आप। सर, ये जो बात है इनकी वोट ना लेने को लेकर, खुद बीजेपी के मुखिया घेर रहे हैं इस बात को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताइए कि हमें 8 सीटें जीतना और 8 सीटों पर जीत हासिल होना ज़रूरी है। बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पिछली बार भी गठबंधन के दोनों लोकसभा के सांसद जीते थे। इस बार हमें उम्मीद है कि इस गठबंधन को भी पूरी की पूरी सीटें गठबंधन के साथ होंगी, इसलिए चुनाव जरूरी है। और इसके बाद कोशिश करेंगे, जयंत चौधरी जी अगर मथुरा जा सकते हैं तो जाएंगे, वरना सीटें जीतना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबराई हुई है कि कहीं 8 की 8 सीटें ना उनके हाथ से चली जाएं। अच्छा, 8 की 8 सीटों की बात कर रहे हैं सर, हम जहां पे बैठे और आज फर्स्ट फेज में जहां वोटिंग है, जाट बाहुल्य इलाका है। आपने एक सामाजिक समीकरण बनाया, आप जिस तरीके से अम्बेडकर की बात करते हैं, जो परिवार है उसकी बात करते हैं, क्या ये समीकरण, ये जो 2 दल साथ में आए हैं, ये समीकरण सफल होता दिखेगा? भीड़ और वोट कैसे देखेंगे आप इसको? अभी तक जो जन समर्थन दिखाई दिया है, जो उत्साह और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि गठबंधन जीतने जा रहा है। और घबराहट इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने मुद्दों को उठा रही है, बल्कि अपने नए फैसले क्या करेगी वो नहीं बता रही है उन्हें, क्योंकि अपने संकल्प पत्र पर कोई जवाब नहीं बनता है, इसे संकल्प पत्र की भी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया था वो कूड़ेदान में फेंक दिया, और जब पुराना पूरा नहीं किया तो जनता भरोसा कैसे करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम चीज़ें होंगी। और बेरोजगारी का उनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, किसान की आय दोगुनी है उसका जवाब नहीं है, किसान जो शहीद हुए 700 उसका जवाब इनके पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट यूपी में आया नहीं, बिजली महंगी है उसका जवाब नहीं है, पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं की, हम बहाल करने जा रहे हैं, इसका क्या जवाब है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अच्छा, आपने मुद्दों पे बात की सर, जैन जी मैं आप पे इस समीकरण पे सवाल लेकर आऊंगा कि पिछले जो गठबंधन अखिलेश जी करे हैं उसमें देखने को मिला कि जो दूसरे दल थे उनके वोट काफी उनके पास नहीं आ पाते थे। आप एक बहुत बड़ा चंक लेके जाते हैं जाट वोटों का, आप श्योर है कि ये जो क्राउड है वोटों में बदलेगा और सपा तक ये वोट आएगा? देखिए, एक तो जाति तक सीमित मत कीजिए। किसान वर्ग के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया है, और अखिलेश जी का भी किसानों के बीच एक अपना परिचय है। दोनों पार्टियां साथ मिलके बहुत एक सिनर्जी के साथ काम कर रही हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान हैं, वे अपनी भी वोट डलवाएंगे, घर वालों की भी डलवाएंगे, पूरे मोहल्ले में कूद कूद के नाचते हुए प्रचार कर रहे हैं। तो ये उत्साह वोट में तब्दील होता है, और ये विश्वास होता है। जब दल में आपस में मेल होता है तब गठबंधन कामयाब होता है। हमारे मुद्दे भी एक हैं,
हमारी लड़ाई भी एक है और मंच भी साझा है और सरकार भी साझी रहेगी। तो सर, आप मुद्दों को लेकर तमाम बात कर रहे हैं, किसानों का भी जिक्र किया जयंत जी ने। अखिलेश जी, आज किसानों से मुद्दा ये उठा कि केंद्रीय मंत्री टेनी जी के बेटे जेल में थे, आज बाहर आ रहे हैं, जिस तरीके कल के दिन वो बाहर आएंगे, जिस तरीके की स्थिति पूरी निकल के आई, कोर्ट का भी फैसला आया है, उसे कैसे देखते हैं? जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार ने पैरवी नहीं की। और मुझे उम्मीद है कि अगली जब कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी तो किसानों को न्याय मिलेगा, और जिन्होंने जान ली है किसानों की, जीभ से कुचल करके उन्हें सजा मिलेगी। अच्छा, सजा की बात कर रहे हैं सर। आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री की जो रैली का भाषण था, कल के इंटरव्यू पे था, सीधे सीधे जो भी पूरा मुद्दा उठ रहा है, आप पे हमला है, नाम लेके नाम ना लेकर, और तमाम, चाहे वो परिवारवाद वाला विषय हो, दंगों को लेकर विषय हो, उस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। ये चुनाव परिवार वालों बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं, परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। आज बेरोजगारी का दुख है, महंगाई का दुख है, आज तमाम तरह की किल्लत सरकार ने पैदा की है। बिजली का बिल जब महंगा आता है तो परिवार के लोग समझते हैं। तो ये परिवार वाले बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने जा रहा है। सर, आखिरी में सवाल लेता हूं, धूप दिखाई दे रही है, मौसम बना हुआ है, काफी ऊर्जा में कार्यकर्ता दिख रहे हैं, मौसम का असर आप कैसा देख रहे हैं? मौसम बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार। देखिए, मौसम उनका खराब है या उनके लिए हवा खराब चल रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में डबल भ्रष्टाचार किया है, इसका जवाब जनता देने जा रही है। और झूठ का हवाई जहाज अब उत्तर प्रदेश में उतरने वाला नहीं है। झूठ का हवाई जहाज उत्तर प्रदेश में उतरने वाला नहीं है, अखिलेश यादव का ये कहना। और जो लोग हैं, तमाम समर्थक उनके निकल के आ रहे हैं फर्स्ट फेज के बाद, जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उन इलाकों में कैंपेन करने के लिए अखिलेश यादव अपने विजय रथ पर अजय चौधरी के संग निकले हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज। तो अखिलेश और जयंत के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। बिजनौर में चुनाव प्रचार चल रहा है, जहां पर विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें 2017 में बीजेपी को 6 तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को केरल के सीएम पिनराई विजयन ने जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने मतदान की अपील करते हुए कहा था कि सोच समझकर वोट देना, वरना यूपी केरल जैसा बन जाएगा। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा है कि अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है, जिसका डर योगी जी को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। सीटों पर ऐसे में आपके इलाके में अगर वोट है तो आप वोट जरूर डालिए, और वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी हमें जरूर भेजिए। देखिए, वो तमाम लोग हैं जो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट दिया, और उसके बाद सेल्फी खींचकर #KBM सेल्फी के जरिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू या फिर ईमेल के जरिए हमें अपनी सेल्फी भेजी। आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आपकी तस्वीरें भी हम एबीपी न्यूज पर दिखाएं। ईमेल के लिए आप selfie@abpnetwork.com ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्फी हमें भेजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और इसकी महाकवरेज भी एबीपी न्यूज पर जारी है। लेकिन बात कर लेते हैं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की भी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम ने अपनी सरकार के सैनिकों के लिए काम गिनाए और दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जिक्र करके कांग्रेस पर जमकर बरसे भी। पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में एक गहरी तकलीफ भी है। मुझे ये जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है।
कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे। दिल्ली की कुछ नेताओं ने तो बाकायदा टीवी पर जाकर सेना से सबूत मांगे थे। इन लोगों ने जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। ये है देश के सैनिकों के लिए इन लोगों की नफरत। आज अगर वोट के लिए ये लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? करारा जवाब देंगे ना? आगे से ऐसी गलती ना करें, ऐसा करेंगे ना? भाइयों बहनों, जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। इतने सालों तक ये सत्ता में थे, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे, आंख में धूल झोंकते रहे। ये हमारी ही सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। ये भी भाजपा सरकार ही है जो देहरादून से उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। और मैंने एक बार कहा था, उत्तराखंड यानी 4 धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम तो सदियों से है ही है, हमारी प्रेरणा भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक 5वां धाम है, सैन्य धाम, वीर सपूतों का धाम, वीर माताओं का धाम। उत्तराखंड का ये गौरव उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जो देश की सेना और शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। उत्तराखंड में उन्होंने जनसभा की, कांग्रेस पर जमकर बरसे, और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी आज उत्तराखंड में जनसभा की, क्योंकि 14 फरवरी को यहां पर मतदान होना है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद और रामपुर में चुनाव प्रचार कर रही है, जहां दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। उनसे कार में बात की संवाददाता उबैदुर रहमान ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का वोटिंग हो रही है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार पर निकली हुई हैं। उनसे बात करते हैं। मैडम, आज पहले चरण का मतदान है, क्या लग रहा है, किस तरह की वोटिंग होने वाली है? क्योंकि महिलाओं के लिए तो आपने 40% टिकट दिया। मेरी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बाहर जाकर वोट करेंगी, डालेंगी, और यही आशा है कि वो महिला के अधिकारों के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए ही अपना वोट डालेंगी।
आप मुरादाबाद और रामपुर में आज रोड शो करने वाली हैं। मुरादाबाद आपकी ससुराल भी है, किस तरह का आपको प्यार मिल रहा है इधर जनता से? जब भी मुरादाबाद आती हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार मिलता है और बहुत खुशी होती है यहाँ आने से। आपने कल घोषणा पत्र भी जारी किया है, क्या वादे जनता से हैं? जिस तरह से आपने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को आप एक नया ट्रेंड दे रही हैं राजनीति में, भारत की राजनीति पहला एक प्रयोग है, तो आपको क्या उम्मीद लगी है कि इस चुनाव में कितना कांग्रेस को इससे लाभ होगा? जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमने 1 साल से हमने जो घोषणा पत्र की कमेटी है उनको उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भेजा कि आप जनता से बात करिए, जनता से की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का आप कोई माध्यम निकालिए और उसका एक खाका तैयार करिए। तो उसके लिए ही जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए हमने सोचा है कि क्या हम कर सकते हैं। मुख्य तौर पर जो हमारी 7 प्रतिज्ञाएं हैं जो हम हर जगह ले जा रहे थे पिछले 2-3 महीनों से, सबसे पहले तो वो हैं, उसमें जैसे किसानों का पूरा कर्ज माफ़ होगा हमारी सरकार के आने से, बिजली बिल हाफ होगी और जो कोरोना का बकाया है वो साफ़ होगा। 40% सरकारी रोज़गार में महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे, 25% पुलिस भर्तियों में महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे, मतलब महिलाओं की भर्ती होगी। इस तरह से आपको तो गैस सिलेंडर का तो आपने देखा ही होगा, जो 3 गैस सिलेंडर देना चाहते हैं हम 1 साल में। छात्राओं को मोबाइल फ़ोन और कॉलेज की छात्राओं को स्कूटी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एक गहराई में जाने पर आपको इन घोषणा पत्र में दिखेगा कि हमने एक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ख़ास तौर से जो मुख्य समस्याएं हैं यहाँ, मुख्य सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोज़गार। तो रोज़गार, उसके बाद महंगाई, ये दोनों सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और तीसरा ये है कि किसान एकदम परेशान और त्रस्त है। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को कैसे सशक्त करना, आगे बढ़ाना, और ये सब चीज़ें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसका पूरा हमने अपने घोषणा पत्र में एक खाका तैयार किया है कि हम किस तरह से इन समस्याओं को सुलझा पाएंगे। और छोटे और मध्यम जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ख़ास तौर से जो कोरोना में हुआ, लॉकडाउन में हुआ, यहाँ मुरादाबाद में बहुत सारे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दुकानें हैं, सब बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि इन पर एक ऐसा वार हुआ है। आप अगर सरकार की नीतियों को देखें तो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, सबसे ज़्यादा बोझ इन्होंने उठाया है। और कई ऐसे बिजनेस हैं, कई ऐसे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं जिनके कारोबार बंद होने के कगार पर हैं। तो हम इसको पहचानते हुए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से इनको समर्थन मिले, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, ताकि फिर से अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। क्योंकि इस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, उनको सिर्फ परेशान किया है। और कोरोना लॉकडाउन का भी सबसे बुरा असर सबसे ज़्यादा उन्हीं पे हुआ। उत्तर प्रदेश में जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है। देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी के जो चाहने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो जो जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो उनकी नेता हैं वो जिस तरह से चुनाव प्रचार में निकली हुई हैं और कांग्रेस के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हैं, तो प्रियंका गांधी जी से बात करना चाहेंगे। प्रियंका जी, ये बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में बड़ी तादाद में किसान हैं, किसानों के साथ साथ इस इलाके में दूसरे फेस में वोटिंग है, लेकिन जहां आज पहले फेस में वोटिंग है, मतदान हो रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्र में बड़ी तादाद में गन्ना किसान हैं, किसानों की समस्याओं के लिए 1 साल तक पिछले आंदोलन रहा है, और बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ के वोटर भी हैं। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस को इनका कितना सहयोग मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस ने पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक किसानों की लड़ाई में साथ रहा है। हम उनकी लड़ाई में उनके साथ रहे हैं और हम लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को एकदम नकारा जा रहा है और उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।